वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये नंबर एनालॉजी का है और इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी पाँचवीं से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 46 100 से जिस तरह संबंधित है, ठीक है, ये 46 जो है जिस तरह 100 से संबंधित है उसी तरह जो है 75 क्वेश्चन मार्क से होगा और 93 जो है 144 से होगा। तो किस तरह से है, हम 46 को क्या करेंगे, इसके डिजिट को जो है 4 + 6 कर दिए तो अब कितना आ गया, 10 आ गया। 10 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया, 100 आ गया। उसी तरह ये 93 को अगर देखेंगे तो 93 में हम क्या किए हैं, 9 + 3 कर दिए, ठीक है। तो 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। 12 पर स्क्वायर कर दिए तो 144 हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह बीच वाले को 75 को क्या करेंगे, 7 + 5 कर दिए तो ये कितना आ गया, 12, और 12 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया, 144। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, 144 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। बी जो है के का भाई है लेकिन के का मेरा जेंडर पता नहीं है, ठीक है। बी जो है क्या है, के का भाई है, यानी कि बी और के आपस में कौन हो गया, भाई हो गया, ठीक है। बी और के क्या हो गया, भाई हो गया। लेकिन बी जो है भाई है लेकिन के का जेंडर हमको नहीं पता है, चाहे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, एम इज़ द मदर ऑफ डी, एम इज़ द मदर ऑफ डी। अब देखिए स्टेटमेंट में चूंकि बी और के का हमने ड्रॉ कर दिया तो बी और के से संबंधित स्टेटमेंट को ढूंढिए। यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए डी इज़ द क्या है, ओनली चाइल्ड ऑफ बी। बी जो है डी का ओनली चाइल्ड है, ठीक है। डी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, यानी कि डी का केवल एकमात्र जो है क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड यानी कि बच्चा है। तो यानी कि हम कह नहीं सकते हैं यहाँ पर जो है डी का है कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बोल रहा था सेकेंड स्टेटमेंट में, देखिए कि एम इज़ द मदर ऑफ डी। तो यहाँ पर एम इज़ द मदर ऑफ डी, तो एम इज़ द मदर ऑफ क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि एम जो है डी की माँ है। जब माँ हो गया और डी भी बी का संतान हो गया, यानी डी बी कौन हो गया, डी का फादर हो गया, यानी एम और बी क्या हो गया, पति पत्नी हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि एफ इज़ द, देखिए एफ इज़ द फादर ऑफ पी हु इज़ द डॉटर ऑफ के, यानी कि हु किसके लिए है, पी के लिए, ठीक है। हु जो है सेकंड पर्सन के लिए, एफ हो गया यहाँ पर, और पी में जो सेकंड पर्सन कौन है, पी है। पी हु इज़ द डॉटर ऑफ के, पी जो है के का कौन है, बेटी हो गया। पी जो है कौन हो गया, के का बेटी हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, फीमेल हो गया। अब क्या बोल रहा है, पी इज एफ इज़ द, यहाँ पर देखिए एफ इज़ द फादर ऑफ पी, यानी एफ जो है पी का फादर है। तो पी का फादर है मतलब ये क्या हो गया, एफ हो गया। जब ये फादर हो गया तो ये कौन होगी, मदर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि P इज़ द डैश ऑफ D, ठीक है। तो B और K कौन हो गया, B और K आपस में भाई बहन हो गया, ठीक है, भाई बहन हो गया। और ये जो हो गया P और D कौन हो गया, आपस में कजन ब्रदर ना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि B और K जब भाई बहन हो जाएगा तो उसका जो बच्चा हो जाएगा वो कजन्स होगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या पूछ रहा है कि P इज़ द डैश ऑफ D, P जो है D का कौन लगा, P जो है D का कौन लग जाएगा, तो कजन सिस्टर लग जाएगा, ठीक है, कजन सिस्टर। यानी हिंदी में अगर कहें तो ये क्या हो गया, चचेरी बहन हो गया, ठीक है। फुआ की बेटी हो गई यानी कि चचेरी बहन हो गई, इसको बोल सकते हैं कजन, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ जो है बहन लिखिए, ठीक है, ये कजन हो गया एक टाइप। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ की ये जो फिगर दिया गया है इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए कितना कंपार्टमेंट है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ये हो गया पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो अब अगर इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐड कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो कितना हो गया, तो ये हो गया कितना 15 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे इस वाले को, तो यहाँ देखिए कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 15 और 10 को गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 150। तो ये कितना हो गया, ये आयत हो गया, 150 आयत होगा इसमें। ठीक है, तो ये नियम है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कितना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म का है और इसमें कह रहा है कि नो बेड इज़ चेयर। ठीक है, नो बेड इज़ चेयर, ये मान लेते हैं क्या है, बेड है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि चेयर में कोई नहीं आता है। तो एक बात यहाँ पर याद रखिए कि यदि स्टेटमेंट मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव दिया और कंक्लूजन बाय चांस अगर नेगेटिव दिया है तो डायरेक्टली उसको कट कर देंगे। और कभी भी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है और स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है तो उसको भी डायरेक्टली कट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट अगर कथन अगर मेरा पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन निष्कर्ष भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और कथन या स्टेटमेंट मेरा अगर नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन बोलें या निष्कर्ष बोलें वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि नो बेड इज़ चेयर, तो यहाँ बना दिए कोई भी बेड चेयर नहीं होगा, यानी बेड का बंदा जो है वो चेयर में नहीं जाएगा और चेयर वाला बंदा कहाँ होगा, वो बेड पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और टेबल्स आर बेड, सभी टेबल क्या है, बेड है। ठीक है, सभी टेबल क्या हो गया, बेड हो गया। इसलिए थोड़ा सा इसको हमको जो है बड़ा करके बनाना होगा क्योंकि इसके अंदर ही बनाएंगे, तो इसको बड़ा करके ही बनाइए। ठीक है, ये देखिए पहला क्या हुआ, नो बेड इज़ चेयर, तो हो गया नो बेड इज़ चेयर। ठीक है, नो बेड इज़ चेयर हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया, बेड हो गया। फिर और टेबल्स आर बेड, तो बेड के अंदर ही क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, तभी और टेबल्स आर बेड हो जाएगा। नो कपबोर्ड इज़ बेड, कोई भी बेड क्या होगा, कपबोर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो होगा बेड भी एक कपबोर्ड नहीं होगा। तो कपबोर्ड को जो है क्या करेंगे, सीवी से करते हैं और चेयर को सीएस से करते हैं, तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया है, अब नो टेबल इज़ अ चेयर। देखिए टेबल और चेयर ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये जो क्या है, बेड का तो रिलेशन चेयर के साथ क्या है, नेगेटिव है। कोई भी बेड जो है चेयर में जा ही नहीं सकता है, और ये टेबल तो बेड के अंदर ही है ना, जब बेड ही नहीं जाएगा तो टेबल कहाँ से जाएगा। तो ये जो है पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। अब दूसरा की बात करते हैं, द नो कपबोर्ड इज टेबल। देखिए कपबोर्ड कहाँ है, यहाँ है, और टेबल यहाँ है, बिल्कुल ये भी सही होगा क्योंकि कोई भी बेड जो है कपबोर्ड में जाएगा भी नहीं तो टेबल कहाँ से जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, सही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम बेड आर टेबल, ये सही होगा क्योंकि अगर सभी टेबल बेड है तो कुछ बेड क्या होगा, टेबल होगा, सम बेड इज टेबल, तो ये भी सही होगा। ठीक है, यानी कि अगर है कि ऑल टेबल आर बेड है, ठीक है, और टेबल आर बेड स्टेटमेंट दिया गया है तो सम वाला जो है कंडीशन सही होगा कि सम बेड्स आर टेबल, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीनों मेरा क्या हो गया, सही हो गया, तो यहाँ ऑल फॉलोज होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कि यहाँ पर एक सेट दिया गया है, इस सेट में जो रिलेशन है सेम रिलेशन जो है इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 7 + 11 ये कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को हम क्या करेंगे, 144, 8 से गुना करेंगे तो 144। समय अभी कर दिए, फिर ट्रिक बनेगा, देखते हैं क्या है। 5 + 8, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 13 हो गया। 13 × 6 = 78। ठीक है, तो ये 8 कैसे आया, 6 कैसे आया,
ये तो कोई कंफर्म नहीं हो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है लॉजिक कोई तुक नहीं बनता है। एक लॉजिक इसमें बन सकता है कि 7 का नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 8 से गुना किया है, 5 का नेक्स्ट नंबर देखने पर लगता है 6 से गुना किया है। तो ऑप्शन हम ढूंढते हैं। तो पहला ऑप्शन ए में क्या है, ए वाले ऑप्शन में 3 + 2 5, 5 का नेक्स्ट नंबर 6 से गुना करेंगे तो 30 आना चाहिए, तो यहाँ तो 18 दिया गया है। बी में क्या है, 4 + 7 कितना हो गया 11, और 4 का नेक्स्ट नंबर 5 से गुना करेंगे तो 55 आना चाहिए, ये भी नहीं हो गया। 6 में आते हैं, 5 + 2 7, और 5 का नेक्स्ट नंबर 6 से गुना करते हैं 42 आता है, ये भी नहीं है। और डी में है कि 5 + 6 हो गया कितना 11, और 11 5 का नेक्स्ट नंबर से गुना 66 होना चाहिए। तो ये तो कहीं भी लॉजिक बन ही नहीं रहा है, तो ये लॉजिक मेरा क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। ये लॉजिक मेरा फेल हो रहा है। अब कुछ नेक्स्ट लॉजिक को बनाते हैं, हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लॉजिक इसमें देखिए क्या है। अब अगर हम करते हैं कि 11 है, स्क्वायर लेते हैं, -7 पर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 11 पर स्क्वायर 121, और माइनस कितना हो गया 49। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना हो गया, 11 में ये हो गया 2, और 7 4 11। अब इससे क्या ला सकते हैं, बिल्कुल इसका दोगुना करेंगे तो 144 आएगा। इसमें भी देखते हैं 8 पर स्क्वायर -5 पर स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस हो गया कितना 25 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, इधर हो गया 3। अब इसको 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 78 आएगा। सेम इसमें भी ढूंढना है, पहले वाले में ढूंढिए ए में। तो देखिए 3 पर स्क्वायर -2 पर स्क्वायर कितना होगा, 9 - 4 हो गया 5, 5 को 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 10। तो पहला वाला नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी में क्या है 7 पर स्क्वायर 49 + 4 पर स्क्वायर 16। 49 में 16 चला गया तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 49 में अगर 16 चला गया तो 33 हो गया, और 33 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है सेम लॉजिक इसके जैसा यूज़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 6 फ्रेंड है और 6 मिलकर जो है एक सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है। तो मान लीजिए और सभी का सेंटर की ओर फेस कर रहा है। अगर सेंटर की ओर सभी फेस कर रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो लेफ्ट अगर चलेगा तो किधर क्लॉकवाइज चलेगा, और राइट अगर चलेगा तो कहाँ पर एंटी क्लॉक चलेगा, ठीक है। ये याद रखना है। और 6 पर्सन बैठा हुआ है तो 6 पर्सन के लिए हम जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ पर देखिए n इज़ नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू m, यानी कि n और m जो है अगल बगल नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ दिया m इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ j। तो j के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, n बैठा हुआ है। यानी कि j से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, मान लीजिए j यहाँ है तो क्लॉकवाइज कहाँ इस साइड होगा। क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में m यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, j इज सिटिंग अपोजिट टू l, ठीक है। j इज सिटिंग अपोजिट टू l, तो l मेरा क्या होगा यहाँ पर होगा, चूँकि j यहाँ पर है तो l मेरा इधर होगा अपोजिट। उसके बाद यहाँ पर देखिए हु इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ k। तो हु का प्रयोग हुआ है, हु सेकेंड पर्सन के लिए, यानी यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला तो ये है कि j इज सिटिंग अपोजिट टू l, यानी कि j जो है l के विपरीत बैठा हुआ है। और दूसरा हो गया हु के साथ कनेक्ट किया है कि l जो है वो k के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। तो k का इमीडिएट राइट मतलब इस साइड से जाना होगा, तो k के इमीडिएट राइट इधर देना होगा k, तभी k के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, l हो गया। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट कर रहा था कि n जो है m के बगल में नहीं बैठा हुआ है, कह रहा था ना दूसरा ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो m के यहाँ बगल में n एक जगह है, तो n यहाँ नहीं बैठ के कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो यहाँ देखिए j भी हम बैठा चुके हैं, k को भी बैठा दिए, l को बैठा दिए, m को, n को, o नहीं बैठा, तो एक यहाँ पर जगह खाली है, o यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हु, ठीक है, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ l। l के अगर क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि लेफ्ट चलेंगे, बाएं चलेंगे, तो सेकेंड पर कौन है। तो ये देखिए एक यहाँ से चलना है,
तो एक नंबर पे कौन बैठा है, के बैठा है, और दूसरे पर कौन बैठा है, एन बैठा है, तो यही एन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ई को जो हम कैसे करके देखिए, ई है, ई का जो वैल्यू होता है 5, एक बार ई लिए यानी 5 लिए, 5 पर स्क्वायर करिए तो 25। अब क्या किए कि 5 का नेक्स्ट नंबर कितना हो गया 6, इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया 30। अब इसको एक साथ लिख दिए 25 और 30, जो कि यही वाला है। अब जी का वैल्यू कितना होता है 7, 7 पर स्क्वायर किए तो कितना हो गया 49, और 7 को नेक्स्ट नंबर 8 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 56। तो इसको लिख सकते हैं 49 56। तो ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा 49 56। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो प्रन मीटर इज रिटन एज कुछ, यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, उसको एरिया को यहाँ पर नंबर दिया गया है, तो मेटल को ये नंबर दिया गया है, कैसे हम लेन को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा अगर दिमाग लगाइए तो फंस जाइएगा। यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर वर्ड जो है, जैसे यहाँ पर देखिए एरिया है, ठीक है, तो एरिया को जो है एक पर्टिकुलर वर्ड 4 दिया गया है, इधर भी ए देखिए 4 में दिया गया है, जहाँ जहाँ ए होगा वो 4 होगा। आप यहाँ पर मेटल में ए में देखिए तो यहाँ भी 4 होगा। तो देखने से पता चल जाएगा ये एक पर्टिकुलर लेटर को एक पर्टिकुलर नंबर दिया असाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लेन है, तो एल कहाँ पर है, एल देखिए ढूंढिए, एल जो है अंतिम पे है, तो एल के लिए यहाँ पर अंतिम कितना होगा 9 होगा, तो इसको 9 से डिनोट किया गया है, ए को 4 होगा। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये किसी और का ऑप्शन यहाँ पर लग गया है, ऑप्शन ये है। ठीक है, तो देखिए 9 4, तो ये भी नहीं होगा 9 4 से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर पूरे खोजें तो ये देखिए चौथा एन है, यहाँ पर चौथा नंबर क्या है 7 है, तो एन के लिए 7 है। ई के लिए क्या है देखिए ई यहाँ पर है, ठीक है, और ई के लिए यहाँ पर 5 दिया गया है 5, तो 9475 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।